हेलो गाइस, दिस इज चंद्रू और आज के वीडियो में हम बात करेंगे भाषा के बारे में। तो सबसे पहले ये बता दूं कि ये वीडियो इस साल का सबसे पहला वीडियो है। ओके, तो हम शुरू करते हैं। भाषा के बारे में आज हम कुछ तत्वों को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है कि भाषा को हम एक इंट्रोडक्शन के रूप में समझने का प्रयास करते हैं। तो जो भी विचार हमारे मन में है उसको सामने वाले तक पहुंचाने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों को सामने वाले तक पहुंचाते हैं। और भाषा से संबंधित कुछ और तत्वों को हम देखेंगे। तो सबसे पहला है उसके जो शुरुआत। ठीक है, पहले क्या होता था कि लोग चित्रों के द्वारा या फिर कुछ ध्वनियों के द्वारा विचार विनिमय करते थे, लेकिन उसका विकास हुआ और एक भाषा का निर्माण हुआ। तो पहला पॉइंट यही है, आदि मानव इंगितों और संकेतों से विचार विनिमय करता था। सही है, क्योंकि पहले क्या था, भाषा नहीं था। तो एक दूसरे से कुछ कहने के लिए, मतलब कि अपने विचार को प्रकट करने के लिए कुछ इंगितों का प्रयोग करता था या फिर कुछ संकेतों का प्रयोग करता था, और उसका विकास हुआ चित्रलिपि के रूप में। ठीक है, वो धीरे धीरे विकास हुआ और फिर भाषा बन गया। यहाँ लिखा है, बाद में संकेतों और चेष्टाओं से होने वाली अभिव्यक्ति अपूर्ण मालूम पड़ी। ठीक है, धीरे धीरे लोगों को ये लगा कि इस तरह हम सही तरीके से अपने बातों को दूसरे तक नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि अगर एक चित्र आप देखते हो, एक व्यक्ति उसी के एक अर्थ निकालेंगे और दूसरा उसी चित्र को देखकर दूसरा अर्थ निकालेंगे। ठीक है, समझ रहे हो ना। एक चित्र देखने के बाद हर व्यक्ति के मन में हर अलग अलग विचार पैदा होते हैं। इसलिए क्या है कि इंगितों और संकेतों और चित्रों के द्वारा हम जो विचार विनिमय करते थे वो पूर्ण नहीं होता था। इसलिए उसको पूर्ण बनाने के लिए भाषा का विकास हुआ। अपने को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करने के लिए उसने इन संकेतों से भाषा का निर्माण किया। इन संकेतों से धीरे धीरे भाषा का निर्माण हुआ। एक बात बताता हूँ, जो भी कंटेंट में प्रिपेयर करता हूँ जो हिंदी साहित्य और भाषा से संबंधित है, यही PDF या फिर ये नोट आपको मेरे ब्लॉग में देखने के लिए मिलेंगे। तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है वीडियो के, और वहाँ आपको मेरा ब्लॉग का लिंक है। आई एम चंद्रूस नाम का ही ब्लॉग है, आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से हिंदी साहित्य से संबंधित कई शॉर्ट नोट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। वो आपके लिए आपको ज़रूर मदद करेगा अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। भाषा के निर्माण के प्रमुख आधार ध्वनियाँ हैं, और ध्वनियों के निर्माण में शरीर के भीतर बाहर की वायु मुख्य तत्व है। ठीक है, भाषा के निर्माण के प्रमुख आधार ध्वनियाँ हैं, क्योंकि ध्वनियों से ही भाषा का निर्माण होता है। तो इसका जो प्रमुख आधार क्या है, ध्वनियाँ है, और ध्वनियों के निर्माण में शरीर के भीतर बाहर की वायु मुख्य तत्व है। ठीक है, अगर हम कुछ कहते हैं या कुछ बोलते हैं, उसमें वायु का भी एक स्थान होता है। मतलब कि जो शरीर के भीतर बाहर की जो वायु है उसके मदद से हम बोल पाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगले जो उच्चारण स्थान, यह भी महत्वपूर्ण है। कंठ और जीभ, इन दोनों वाग्यंत्रों का स्थान ध्वनि निर्माण में प्रमुख माना जाता है। अगर हम भाषा के आगे वर्गीकरण में देखेंगे कि उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों का वर्गीकरण, ये सब हम आगे देखेंगे। तो क्या होता है कि कंठ और जीभ, इन दोनों वाग्यंत्रों का स्थान ध्वनि निर्माण में प्रमुख माना जाता है। इसका भी इम्पोर्टेंस है भाषा के निर्माण में और कुछ बोलते वक्त। ओके, ध्वनियों से शब्द बनते हैं और शब्दों से वाक्य। ये तो हमने पहले भी बताया था, मतलब कि ध्वनियों से ही शब्द बनते हैं और शब्दों को जोड़ कर हम वाक्य बनाते हैं। भाषा सार्थक शब्दों का समूह होती है। भाषा क्या होती है, सार्थक शब्दों का
समूह होती है। भाषा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? यह भी मैंने पहले बताया था कि अर्थ की अभिव्यक्ति करना ही भाषा का जो प्रमुख उद्देश्य वही है, अर्थ की अभिव्यक्ति करना। जो मेरे मन में है, अभी मैं भाषा के बारे में बात कर रहा हूँ, उसको इसी अर्थ में आप तक पहुँचाना ही मेरा उद्देश्य है। ठीक है, तो मतलब क्या है? अर्थ की अभिव्यक्ति करना, यही है भाषा का उद्देश्य। एक व्यक्ति के मन में जो विचार है उसको उसी अर्थ में दूसरे तक पहुंचाना। ठीक है, तो अगला पॉइंट है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। आगे बढ़ते हैं। लिखित भाषा में ध्वनि का प्रतिनिधि चिन्ह वर्ण कहलाता है। ठीक है, अगर हम ध्वनि लिखते हैं तो उसका एक प्रतीक चिन्ह होता है। ठीक है, आपका एक चिन्ह होता है, का दूसरा चिन्ह होता है, तो उसको क्या कहते हैं? वर्ण कहलाता है। उसी चिन्ह को वर्ण कहलाता है या फिर वर्ण कहते हैं। भाषा का मूलाधार वाक्य है। भाषा में जो इम्पोर्टेंट है वाक्य है, क्योंकि ज़्यादातर हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं अर्थ की अभिव्यक्ति करने में। शब्दों में हर वक्त हम शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि हमें वाक्यों की ज़रूरत है। एक वाक्य के जरिए हम अर्थ की अभिव्यक्ति पूर्ण रूप से कर पाते हैं। भाषा का मूलाधार वाक्य है। आगे बढ़ते हैं। मोटे तौर पर भाषा दो प्रकार की होती है, एक तो कथित और दूसरा है लिखित। कथित का मतलब क्या है? जो बोलने वाला भाषा होता है, जो बोलते हैं, बोली रूप, उसी को हम कथित कहते हैं। और लिखित क्या है? जो पुस्तकों और जो लिखित रूप में हमें देखने के लिए मिलते हैं, जो अखबार है। ठीक है, तो उसको लिखित कहते हैं। कथित में हम भाषा का खुलकर प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर हम कुछ कहते हैं तो वह हम व्याकरण के बारे में नहीं सोचते हैं। ठीक है, कुछ गलतियाँ होते हैं लेकिन हम उसके बारे में ज़्यादा सोचते नहीं है। लेकिन लिखित भाषा में बड़े सोच और सावधानी की ज़रूरत है, क्योंकि हम ऐसा कुछ गलती नहीं कर सकता। अगर मैं एक बुक, मान लो अगर मैं एक बुक लिख रहा हूँ, ठीक है, तो मैं उसमें गलत तो नहीं लिख सकता, मतलब कि जो व्याकरण गलत है, ठीक है, ऐसा कुछ गलती मैं नहीं कर सकता, उसमें सावधानी की ज़रूरत है। लेकिन आज के दौर में आप देख लो कि कथित में भी सावधानी रखने की ज़रूरत है। अगर मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ, ये भी क्या है? एक कथित रूप है, लेकिन मैं कुछ गलत नहीं कर सकता, मतलब कि गलत कह नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि एक यूट्यूब चैनल है, तो यूट्यूब के माध्यम से हम कनेक्टेड है, तो मैं कुछ गलत नहीं कर सकते, या फिर जो भाषा के बारे में ऐसा कुछ चीज़ नहीं कर सकते जो दरअसल है नहीं है। तो क्या होता है, जो भी कहूँगा सच कहने की ज़रूरत है। ठीक है, तो मेरा ये कहने का यह मतलब है कि आज के दौर में कथित और लिखित दोनों रूपों के प्रयोग में सावधानी रखने की ज़रूरत है। ठीक है, आप समझ रहे हो ना मेरे बात को? दोनों रूपों में है। अगर आप एक दोस्त से बात कर रहा हूँ तो उसका कथित का उतना सावधानी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप कुछ मीटिंग में कुछ कह रहे हो तो उस वक्त भी सावधानी रखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। लिखित रूप में भाषा संबंधी नियमों पर ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, भाषा संबंधी नियमों पर भी ध्यान रखना पड़ता है। आगे हम बढ़ते हैं। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। भाषा का क्षेत्रीय रूप क्या है? बोली कहलाता है। काफ़ी बोलियां हम देखते हैं हिंदी भाषा में, पश्चिमी बोली, पूर्वी बोली। ठीक है, तो उसका जो क्षेत्रीय रूप है उसको बोली कहते हैं। बोली और भाषा में अंतर है कि भाषा में एक लिखित रूप होता है, लेकिन बोली में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, उसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। तो अगला पॉइंट है, हिंदी और संस्कृत की लिपि वो कौन सी है? देवनागरी लिपि है। आपको पता ही होगा, हिंदी और संस्कृत की लिपि का नाम है देवनागरी। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम भाषा के संबंधित कुछ तत्वों को मोटे तौर पर समझने का प्रयास किया है, वो भी सरल से सरल भाषा में।
आने वाली वीडियो में हम भाषा से संबंधित अन्य चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही था, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओके बाय।